आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन ना, रिफ्लेक्शन पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ना, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है, या बताए थे हम लोग, कि किसी चीज़ से टकरा के वापस आना, टकरा के वापस आना। जबकि अपवर्तन का मतलब होता है पार हो जाना। क्या हो जाना? पार हो जाना। ठेठ हिंदी में यही हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन के मतलब होता है पार हो जाना, पार हो जाना ना। पार होना मतलब पार कब हो सकता है? प्रकाश की किरण पार कब हो सकता है? जब उसका माध्यम जो है जिसमें वो चल रहा है वो पारदर्शी हो। पारदर्शी हो मतलब आर पार दिखने वाला हो, तभी ना पार हो सकता है। अगर आर पार दिखने वाला नहीं होगा तो पार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पढ़ना है अपवर्तन, अपवर्तन हमेशा हमको उस सतह के बारे में, उस माध्यम के बारे में पढ़ना होगा जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से मतलब गमन कर सके, चल सके, दौड़ सके। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो कि ये कमरा है, इस कमरा में बोले कि तुम पार हो जाओ, इसे बंद कर दिए हैं, तो पार हो सकते हैं? नहीं, नाखून टूट जाएगा बजड़ के। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको जगह चाहिए पार होने के लिए। तो प्रकाश अगर किसी माध्यम से, किसी माध्यम कहने का मतलब माध्यम समझ में आता है? नहीं आता होगा, हमको बताना है माध्यम ही। माध्यम मतलब प्रकाश की किरण जब आती है ना, सिंपल सी बात। चलो माध्यम जानने से पहले एक छोटा सा बात जानते हैं। कभी शीशा का ग्लास या बर्तन देखे हो आप लोग? होगा घर में। शीशा के ग्लास में पानी भर दो, भर दिए, और भरने के बाद एक पेंसिल उसमें डाल दो और उसको दूर बैठ के वहाँ से देखो, कैसा दिखता है? हैं? दिखता है? कैसा दिखता है? कभी देखे हो? हैं? आज जाके ये चीज़ करके देखना, ठीक ना? या नहीं तो एक कांच का कटोरा ले लेना, बाउल ना, और उस कटोरे में एक सिक्का को रख देना, ठीक है? सिक्का को रखने के बाद पानी से उस कटोरा को भर देना, या एक दोस्त को कहना कि तुम इसमें पानी डालो, ठीक? और तब उसको झांक कर देखना या उसको देखना। तो सिक्का जहाँ देख रहा था ना, जहाँ रखे हो, अगर उसको उंगली से ऐसे पकड़ोगे ना, तो अब पानी को सब हटा दो उसमें से, तो पता चला कि सिक्का नहीं पकड़ाया, उंगली कहीं दूसरे जगह रखा गया। ऐसा होता है, सच बोल रहे हैं, करके आप लोग देख सकते हो। तो बोलो ऐसा होता क्यों है सर? ना, ऐसा ही क्यों होता है? तो ऐसा इसके कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। वहाँ पे होता क्या है? पानी, पानी कैसा पदार्थ है? पारदर्शी है, पानी में हम आर पार देख सकते हैं। शीशा, शीशा भी पारदर्शी पदार्थ है ना? तो दोनों क्या है? माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार आ जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो जिसमें प्रकाश गुजर सकती है, पार हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। और एक मतलब इस पार से उस पार हो सकती है तो वो पारदर्शी माध्यम है। आई बात समझ में? जैसे अगर कुहासा गिरते रहता है, कुहासा ना, या फ्रेश एयर हवा है, तो हवा कैसा चीज़ है? पारदर्शी है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ गैस होते हैं ना। तो जब मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, बीच में गैस है, गैस है मतलब ये भी गैस है, तो हम और तुम हो तो क्या हम तुमको नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। तुम हमको नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? पारदर्शी कहते हैं। तो हम बार बार पारदर्शी इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि अपवर्तन की घटना जो है से जब भी होगा तो पारदर्शी माध्यम में होगा। किस में होगा? पारदर्शी माध्यम में होगा। तो हम अगर इसका डिफिनेशन देखें तो यह कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण या प्रकाश की किरण ना, पारदर्शी माध्यम से, किस माध्यम से? पारदर्शी, जिसका आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, अभी जस्ट बताए पानी और कांच का ग्लास, ठीक ना? तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है ना, तो क्या होता है? प्रकाश की किरण जो है से या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर भाग जाती है। बात समझ में आ रहा है?
तो क्या कह रहे थे कि वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर चला जाता है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बोलो कि सर कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो, अगर ये हवा है पूरा में, ये पूरा क्या है, इस लाइन से ऊपर हम मान लेते हैं यह एक यही है ना, इस लाइन से ऊपर हम मान लिए कि हवा है, अब इस लाइन से नीचे हम मान लिए कि पानी है। ठीक है, तो ये लाइन इसको दो भाग में बांट रहा है। अब देखना, तो इसको हवा और पानी में कौन हल्का होगा या कौन फ्रेश दिखेगा, किसमें पारदर्शी में, मतलब कौन में किरण अधिक तेजी से दौड़ सकता है, हवा में। पानी में थोड़ा धीरे धीरे चलेगा ना। तो हवा को हम लोग कहते हैं सरल या विरल माध्यम। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। विरल मतलब हल्का ना। तो हवा की अपेक्षा पानी क्या है, सघन है, तो इसको कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब प्रकाश जिसमें आसानी से दौड़ सकता है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें थोड़ा कष्ट होगा चलने में उसको कहते हैं सघन माध्यम। तो अब देखो, हवा क्या है, ये भी पारदर्शी पदार्थ है, पानी क्या है, यह भी पारदर्शी पदार्थ है। हम लोग इसको दो हिस्सा में बांट दिए हैं। अब प्रकाश की किरण यहाँ से देखो आ रही है, ठीक ना। तो प्रकाश की किरण आ रही है तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर वो आ रही होगी ना। तो जिस बिंदु पर आ रही है वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच दिए, इसको कह देते हैं अभिलंब। एक अभिलंब खींच दिए ना। तो आपतित किरण और अभिलंब दिखाई दे रहा है। तो ये अभिलंब यहाँ से यहाँ तक है, दोनों माध्यम में। तो ये प्रकाश की किरण जब आ रही है तो इसको सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, काहे कि दोनों तो पारदर्शी पदार्थ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, यहाँ आने के बाद इसका माध्यम बदल जाता है। क्या हो जाता है, हवा से पानी हो जाता है। तो प्रकाश की गति भी क्या होगी, बदल जाएगी ना। प्रकाश जिस स्पीड से इसमें दौड़ रहा था उसी स्पीड से इसमें नहीं दौड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश जो है से सीधा न जाके प्रकाश क्या करता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर, देख रहे हो अभिलंब, इसकी ओर झुका हुआ दिख रहा है, इसकी ओर मुड़ जाता है। और यही कंडीशन फिर इसमें होता है। अगर मान लो ये सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम मतलब मान लेते हैं कि ये पानी है और इसको मान लेते हैं कि कांच है, ठीक, वांच लिखा गया, कांच है, ठीक ना। तो पानी और कांच है, ठीक। तो अब क्या होगा भाई, प्रकाश किस में अधिक, प्रकाश अधिक तेजी से, तो कांच में इस पार से उस पार पट से हो जाता है, हाँ। इसमें थोड़ा धीरे धीरे, तो जो इसमें धीरे धीरे दौड़ता है उसको कहते हैं सघन माध्यम, जिसमें तेजी से दौड़ता है उसको कहते हैं विरल माध्यम। अबरी प्रकाश क्या हो रहा है भाई, सघन माध्यम से आ रहा है, किससे, सघन माध्यम से। किस में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। तो अबरी प्रकाश की किरण इधर से आया ऐसे, तो इसको भी ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी इसका परिवर्तन हो रहा है ना। तो परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, इसको ऐसे नहीं निकलना था, ये ऐसे निकल सकता था, लेकिन नहीं निकल के क्या किया, ये इधर की ओर मुड़ गया। किधर, अभिलंब यहाँ था, अभिलंब से ये दूर भाग गया। आई बात समझ में। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, या उससे दूर जाने लगेगा, ठीक है। अभिलंब की ओर भी मुड़ सकता है, अभिलंब से दूर भी जा सकता है। लेकिन अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा, जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाने लगती है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी घटना के कारण हमको कांच में जो पेंसिल डालते हैं वो टेढ़ा दिखाई देता है। जब ऐसे डालोगे ना तो दूर से देखोगे तो किनारा जहाँ से पानी उसको छू रहा है ना, वहाँ पर टेढ़ा दिखाई देगा। आई बात समझ में लगेगा कि वहाँ टूटा हुआ है, निकालोगे तरी तो बढ़िया है, और फिर उसके अंदर डालोगे तो देखो अरे टूट गया, हाँ टूट गया तभी ना टेढ़ा हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो घर में जाके करके देख सकते हो तू लोग। आई बात समझ में। तो इसको कहते हैं
अपवर्तन। या तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं कभी रात में, जब हम लोग सोते हैं आंगन में तो देखते हैं तारा टप 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 झिकझिकाई रहता है, क्यों? इसी के चलते, अपवर्तन के कारण ना। तो क्वेश्चन भी आता है हम लोग को कि तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, तो तारा बहुत दूर होता है ना, तो तारे को वहाँ से हमारे आँख तक आने में बहुत सारे माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि हवा हो, ओजोन हो, बहुत सारे गैस हो, उससे होके वो आता है। तो प्रकाश की किरण जब भी माध्यम बदलेगा तब उसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। आई बात समझ में? और अपवर्तन होगा तो मान लो कि शीशा का एक मोटा सा प्लेट ऐसे रख दिए, ये मोटा प्लेट है बर्फ जैसा एकदम शीशा ऐसे, हाँ, और प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक, ये तो हवा है, अभी कांच है, ठीक, तो दोनों का तो माध्यम अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच दिए ऐसे, ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो हवा यानी कि सरल माध्यम यानी विरल माध्यम ना, तो विरल माध्यम से कैसा में आ रहा है? सघन में आ रहा है। तो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो यह क्या होगा? यहाँ अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से फिर यहाँ निकल रहा है तो ये क्या हो गया? ये तो कांच है यानी सघन है, अब फिर ये कहाँ निकल रहा है? हवा में निकल रहा है, तो फिर विरल में आ रहा है। अब सघन से विरल में जा रहा है तो मान लो यहाँ भी एगो अभिलंब ऐसे खींच दिए, अबरी का होगा? अबरी अभिलंब से दूर भागेगा। तो प्रकाश देखो तो अगर यहाँ तारा है, हाँ, और तारे के बीच में मान लो ये तो कांच रख दिए, कोई और चीज़ माध्यम होगा तो ऐसे ही ना प्रकाश यहाँ से आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे हो क्या आएगा? इसके चलते हमको क्या होता है? तारा भग 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 करते नजर आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हमें तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? अपवर्तन के कारण। तो हम बोलेंगे कि अब आप लोग कॉपी में प्रकाश का अपवर्तन लिखे, उसको डिफिनेशन पट से लिख के दिखाइए। तो देखना, तो इसमें दो तीन बातें जो हम लोग परावर्तन में पढ़े थे वो बातें हम लोग को यहाँ भी ध्यान देना है। क्या सर? प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश के किरणें आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये बात वहाँ भी पढ़े थे हम लोग। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। तो आपतित किरण, और यहाँ से उसमें लौट जाती थी इसलिए उसको कहते थे परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ लौट नहीं रही है, क्या हो रही है? पार कर जा रही है, इसको कहते हैं अपवर्तित ना। तो आपतित किरण ना, और इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तित किरण। आपतित किरण स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, तथा अपवर्तित किसको कहेंगे? जब माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाती है तो उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु किसको कहते हैं? उसमें बताए थे, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है ना, यानी कि माध्यम को बांटने वाला, ये माध्यम को बांट रहा है, माध्यम के बांटने वाले सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वहाँ पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वहाँ पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है ना। कहाँ पर? आपतित किरण दोनों माध्यम को बांटने वाली ना सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है वहाँ पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतित किरण दोनों माध्यम के बांटने वाली सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको कह देंगे, यहाँ जो है इसको कहेंगे क्या चीज? आपतन कोण कहते हैं। इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंट बताए थे ना। तो उसी तरह से
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वहाँ बोले थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, यहाँ बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है, जीभ नहीं उठा तो कहाँ नहीं गया, रिफ्लेक्शन एल होना चाहिए और यहाँ रिफ्रैक्शन ना, तो ध्यान देना है यहाँ। तो रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वहाँ वापस लौट रहा था, इसलिए वहाँ परावर्तित किरण हो रहा था। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, और यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, इसको सूचित करते हैं क्या चीज़ से, आर से। अब देखो तो एगो और चीज़ आप यहाँ लिख दिए हैं सर ना, इसको कह रहे हैं क्या चीज़, डेल्टा, ऐसे लिखा हुआ है ना। बोलो ये कौन एगो शैतान आ गया सर, नाक मुंह टेढ़ वाला, तो इसको कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं, विचलन। विचलन के मतलब सर, विचलन, विचलन के मतलब होता है भटक जाना। भटक जाना मतलब अपन रास्ता भुला जाना। देखो यहाँ भी भटक जा रहा है, नहीं भटक रहा है, और इसका रास्ता था ऐसे जाएला, अब भटक के आ गया, ऐसे नहीं भटका है, तो कितना कौन से भटक गया, भटक गया मतलब विचलित हो गया, कितना कौन से विचलित हो गया। तो उस विचलन कोण को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं आर में, आई में से आर को घटा देते हैं, आई में से आर को घटा देते हैं। एंगल है, आई भी एंगल है, आर भी एंगल है, तो आई में से आर को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा विचलन। लेकिन किस कंडीशन में, जब वह अभिलंब की ओर मुड़ता है तब, जब अभिलंब की ओर मुड़ता है तो आई में से आर घटा के निकालते हैं, परंतु जब अभिलंब से दूर भागने लगता है तो उस कंडीशन में विचलन निकालने के लिए आर में से आई को घटाना पड़ता है। आई बात समझ में। तो ये विचलन कौन कौन होता है, विचलन कौन उसको कहते हैं जिस रास्ता से वो जा रहा था उस रास्ता से वो भटक गया, यहाँ भी भटका है और यहाँ भी भटका है। इसको जाना था ऐसे, भटक के चला गया है इधर से ना, जाना था ऐसे और भटक गया है इधर से, तो कितना कौन से भटका है, कितना कौन से, तो इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ विचलन कोण के नाम से जानते हैं ना, तो विचलन कोण कितना, आर माइनस आई से, और इसमें आई माइनस आर से। आई बात समझ में। तो फोटो उसमें ये वाला बना लो। अब देखो प्रकाश की चाल जो होता है से सभी माध्यम में अलग अलग होता है ना। प्रकाश की चाल जो होता है से एक जैसा हर जगह नहीं चलता है, ठीक ना। तो प्रकाश की चाल हम बोलेंगे कि सभी माध्यम में, हवा में, पानी में, कांच में, या और इस तरह से जितने भी पारदर्शी पदार्थ होते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, हाँ, तो उसमें इसका चाल जो है से अलग अलग होता है। जैसे हम ही लोग सिंपल सोचो ना, रोड पर जितना आसानी से हम लोग चल सकते हैं, बालू में तुमको चलने के लिए कहेगा तो चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। अब पानी में डुबा के तरह कहेगी चलो अब तो चल पाएंगे। तो सभी में हम लोग का चाल बदल जाता है। उसी तरह से प्रकाश की चाल भी हर एक स्थिति में बदल जाता है। आई बात समझ में। तो प्रकाश की चाल जिस स्थिति में बदलता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को, बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात
अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c हो, c ब्रैकेट में लिख लेना, प्रकाश की चाल c हो और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य अवधि नहीं लिख रहे हैं, हाँ, और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल cm ब्रैकेट में लिख लेना, हाँ, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए अपेक्षिक अपवर्तनांक तक। अब बोलते हैं अपवर्तन पढ़ रहे थे तो अपवर्तन के नियम, जैसे उसमें परावर्तन पढ़े थे उसमें 2 नियम थे, वैसे अपवर्तन के भी 2 नियम हमारे पास हैं। 2 नियम हैं, कौन कौन भाई? तो देखो उसमें हम लोग लिखे थे पहला नियम में क्या लिखे थे भाई? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है या एक ही तल में होता है, यही बात लिखे थे। यहाँ भी उसी तरह की बात लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है। कैसे भाई? कि मान लो ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब है, तो कह रहे हैं कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण हमारा आ रहा है, ठीक। तो आपतित प्रकाश की किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण, आई बात समझ में? आपतित अपवर्तित, वहाँ परावर्तित था, यहाँ अपवर्तित होगा। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब अगर वैसे नहीं याद है तो ऐसे याद रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, इस तरह से। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ एंगल नहीं, यहाँ भी रे की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश की किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित प्रकाश की किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तीनों एक ही तल में स्थिर होना चाहिए, पहला नियम ना। दूसरा नियम कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, आपतन कोण, तो कहता है कि आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन थीटा ना, आपतन कोण की जया, साइन लगा हुआ है, साइन को हिंदी में जया पढ़ते हैं ना, और कोसाइन को कोजया पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया, और किसकी? परावर्तन कोण की जया। तो परावर्तन कोण की जया के अनुपात हमेशा नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। और इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहा जाता है। इसको म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? म्यू। अरे नहीं, बिलाई बोलता है कैसे? म्याऊ, तो वही म्यू का है, लिखा ली म्यू ना, म्याऊ से याद रहेगा म्यू ना, इसको म्यू से सूचित करते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल, कभी जब भी क्वेश्चन आता है स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो याद रखना कि आपतित प्रकाश किरण की जया, अपवर्तित प्रकाश किरण की जया का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो यही 2 नियम होता है किसका? अपवर्तन का। तो लिखना अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम लिख के डैश देना, लिखना पहला, पहला लिखना आपतित किरण,
आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। लिख लिए। दूसरा लिखिएगा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के विशेष रंगों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया मतलब ऐसे जया, ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को बगल में लिख लेना ऐसे साइन ना। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात नियत होते हैं, या के अनुपात नियत होते हैं या नियतांक होते हैं, लिख लेना। नियत होते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। लोग इसको स्नेल भी पढ़ते हैं ना, तो स्नेल पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि आधा स के साथ अ लगा हुआ रहता है, लेकिन हमारा आदत खराब है, हम इसको स्नेल पढ़ते हैं ना, इसको लोग स्नेल पढ़ते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको ऐसे सूचित किया जाता है इस तरह से, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, अब इसी को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। ऐसे लिख देना और एक फोटो भी बना लेना उसमें।